नमस्कार, अपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी सेंट्रल आपके लिए हम लेकर आए हैं और यूपी सेंट्रल में आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर बांदा से है, जहां थाना बिसंडा क्षेत्र के कैरी गांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका थाना जी हाँ बिसंडा पुलिस ने खुलासा किया है। घटना का बिसंडा पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि पत्नी ने ही अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने पत्नी समेत 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभियुक्त अभी भी फरार है। पुलिस को अभियुक्तों के कब्जे से घटना में शामिल अवैध तमंचा बरामद किया है। वहीं मृतक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काटकर जनवरी में घर आया था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मृतक की पत्नी का आरोपी के साथ अवैध संबंध था। आरोपी युवक ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी। तो बांदा से खबर आपको बता रहे, जहां एक पत्नी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। संडा के अंदर एक मर्डर हुआ था, जिसमें बाबू पटेल, जो कि इसी साल जनवरी के अंदर कोर्ट से और जब उसको रिहा जेल में किया गया था, वो भी मर्डर में अभियुक्त थे और उनको रिहा किया गया था। वो अपने गांव वापस आए थे, उनका मर्डर हो गया था। तत्काल पुलिस फोर्स पर जब 24 की सुबह जो सूचना मिली थी, वो मिली थी सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे सूचना दी गई थी। हालांकि जो घटना हुई थी वो 23 और 24 की रात में लगभग 12:30 के आसपास की घटना बताई जा रही थी आसपास के लोगों के द्वारा। इसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची और सारी फोरेंसिक टीम, एसओजी, सभी चीज़ मेरे द्वारा ही घटनास्थल का मुआयना किया गया, तत्काल टीमों को लगाया गया और इसमें आज थाना बिसंडा सीओ साहब द्वारा और हमारी पूरी एसओजी टीम के द्वारा इसमें लक्ष्य का खुलासा किया जा रहा है। इसमें 3 अभियुक्त को अभी अरेस्ट किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी और 2 लोग और, राजकुमार और राम नरेश, इनको अरेस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को भाजपा ने रैली का आयोजन किया। घोसी तहसील के सरायसादी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री AK शर्मा और अनिल राजभर समेत कई मंत्रियों ने सपा पर हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ही वर्तमान और भाजपा ही भविष्य है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की जीत तय है। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 400 सीट जीतते जीतते उनकी पार्टी में भगदड़ मच गई। विधायक दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि सपा में गुंडे और माफिया है। वहीं सपा को कांग्रेस के समर्थन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा का एक कार्यकर्ता विरोधियों के 10-10 कार्यकर्ताओं पर भारी है और हमारी सरकार में हर जाति और हर वर्ग का हित सुरक्षित है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और लोग अपने अपने तरीकों से प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। रायबरेली के एक ऐसे ही शिक्षक का बच्चों को डांस सिखाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऊंचाहार ब्लॉक क्षेत्र के भवानीदीनपुर मजरे मुरारमऊ ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक कौशलेश मिश्रा का बच्चों को डांस सिखाने का रिहर्सल करते वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ताल से ताल मिला गाने पर शिक्षक खुद गाने में किए डांस को करते हुए बच्चों को रिहर्सल करवा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरा और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही, जिसमें लोग शिक्षक के हुनर को सराह रहे हैं और ऐसे लोगों की शिक्षा विभाग में मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग शिक्षक को अपनी प्रतिभा को निखारने की बात कह रहे हैं और खूब तारीफ भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभी स्कूली छात्राएं बेहद आनंदित होकर अपने टीचर को देखते हुए डांस स्टेप को सीख रही है। टीचर के साथ डांस कर रहे बच्चे बेहद खुश और उत्साह के साथ डांस कर रहे हैं। शिक्षक कौशलेश मिश्रा क्षेत्र के गांव लाल कपुरवा मजरे शुक्रुल्लापुर के रहने वाले हैं और साल 2020 में शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी।
रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। वो पुलिस को लगातार चुनौती देते हुए वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसी ही एक वारदात को बाइक सवार दो बदमाशों ने अंजाम दिया है। बाजार से लौट रहे बुजुर्ग सराफा व्यवसायी पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। पहले सिर व मुंह पर वार किया और फिर पीठ पर गोली मारकर सराफा व्यापारी के पास मौजूद बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सराफा व्यापारी को सीएचसी डलमो पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आपको बता दें कि डलमो कोतवाली क्षेत्र के नरसवा गांव निवासी जगन्नाथ सोने चांदी के जेवरात बनाते व रिपेयर करते हैं। वो लालगंज बाजार के व्यापारियों के साथ व्यापार करते हैं। वहीं काम के सिलसिले में वो लालगंज बाजार गए थे। रात में जब वो बाजार से वापसी कर रहे थे तो लालगंज डलमो मार्ग के कान्हा गांव के पास नकापोश दो बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और बदमाशों ने उनकी पीठ पर गोली मारी और बैग लेकर वहां से फरार हो गए। उम्र करीब 78 साल है। ये रहने वाले नरसावा और थाना डलमोर के हैं, जो कि सीएससी डलमोर से रेफर किया गया है। बाकी इनको एग्जामिन करने पर यही पता चला है कि इनके मुंह पे चोटें आई हैं, प्लस इनके दाहिने हाथ में चोटें हैं और पीछे इनके पीठ पे फायर आर्म की एक इंजरी है। 3 जगह इंजरी है इनको। बाकी इनके अटेंडेंट लोग यही बताएं कि मारपीट का केस है। अब किसने मारपीट का केस है तो जाँच का विषय है। बाकी मैंने इनको एडमिट कर दिया गया है कि हालत नाजुक बनी हुई है, एडमिट कर दिया, इलाज चालू है। बांदा जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक मरीज से ऑपरेशन के जिला अस्पताल के डॉक्टर देवप्रकाश ने 10,000 रुपए की मांग की। उसके बाद इलाज करने के लिए कहा। फिर मरीज ने डॉक्टर पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया। जबकि योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम दवाइयां व उपकरण जिला अस्पताल में भेज रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बांदा जनपद के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां पर मवई बुजुर्ग से आए एक व्यक्ति से जिला अस्पताल के डॉक्टर देवप्रकाश ने 10,000 रुपए की मांग की। पूरे मामले में सीएमएस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं जहां एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिला अस्पतालों में फ्री दवाएं और तमाम उपकरण भेज रही है, वहीं डॉक्टर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक इनकी जो है दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है 4 आर्म में। देखिए, आप भी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में हड्डी के जो उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे नेल प्लेट, वो मिलते नहीं हैं। सरकारी अस्पताल में अभी सुविधाएं सरकार की नहीं, सरकार भी कितना सुविधा दे सकती है, नहीं है। और तो नेल प्लेट इसमें लगाना पड़ेगा, उनको बाजार से ही लेना पड़ेगा। कितने का आता है, क्या आता है? प्लेटिनम का नहीं, अरे क्या कहते हैं उसको, जो है एक स्टील का आता है, दूसरा भी आता है ना। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगा कि उसको जो है ये मेडिकल कॉलेज में करा लें। उपकरण तो हमारे यहाँ नहीं मिल पाएगा। देखिए, जहाँ तक इनकी जो है दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है 4 आर्म में। देखिए, आप भी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में हड्डी के जो उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे नेल प्लेट, वो मिलते नहीं हैं। सरकारी अस्पताल में अभी सुविधाएं सरकार की नहीं, सरकार भी कितना सुविधा दे सकती है, नहीं है। और तो नेल प्लेट इसमें लगाना पड़ेगा, उनको बाजार से ही लेना पड़ेगा। कितने का आता है, क्या आता है? प्लेटिनम का नहीं, अरे क्या कहते हैं उसको, जो है एक स्टील का आता है, दूसरा भी आता है ना। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा होगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगा कि उसको जो है ये मेडिकल कॉलेज में करा लें। उपकरण तो हमारे यहाँ नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद अजय राय ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी की है। प्रदेश प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी की गई है। सूची के मुताबिक 15 प्रदेश प्रवक्ता, 17 मीडिया पैनलिस्ट बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति पर सूची जारी हुई है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया और अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वह 2 बार वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वह चुनाव हार गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर उनके नाम की घोषणा की थी। अजय राय के कंधों पर यूपी में डूबती कांग्रेस को उबारने की जिम्मेदारी है। अजय राय से पहले एक दलित चेहरे ब्रजलाल खबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वह बसपा से कांग्रेस में आए थे।
इनकम टैक्स विभाग ने माफिया अतीक अहमद की 6 बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त संपत्तियों की मार्केट रेट करीब 6 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया अतीक ने अपने करीबी मोहम्मद अशरफ उर्फ लल्ला के नौकर सूरजपाल के नाम पर यह संपत्तियां खरीदी थी। जांच में जब पता चला कि नौकर सूरजपाल बीपीएल कार्ड धारक है तो शक हुआ, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि 2019 से ही आयकर विभाग अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की जांच में जुटा है और अब तक 1800 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद ने 10 सालों में संगम नगरी के आसपास सूरजपाल के नाम पर 100 बीघा जमीन खरीदी थी। इन संपत्तियों का मार्केट रेट करीब 80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सूरजपाल ने प्रयागराज सदर तहसील के कटहुल कौसपुर गांव में 4 जमीनें 60 लाख रुपए में बेच दी थी। आयकर विभाग को जांच में पता चला है कि इन संपत्तियों को बेचकर सूरजपाल अतीक के परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहा था। आयकर विभाग ने अतीक अहमद, उनके परिवार और गिरोह के सदस्यों के साथ सुरक्षा गार्ड के संबंधों का पता लगाया। इसके लिए यूपी पुलिस, आईजी स्टाम्प और आयकर डेटाबेस के रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। बांदा के जारी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। गांव में अधिग्रहित की जा रही जमीन को अधिग्रहण न किए जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है वह 2 फसली है और उपजाऊ भी है। इसका अधिग्रहण किए जाने से किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कलेक्ट्रेट आए किसानों ने बताया कि उनके गांव की करीब 600 बीघा जमीन को इंडस्ट्री लगाने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसा करने से बहुत से किसान हैं जो भूमिहीन हो जाएंगे और उनका पूरा जीवन कैसे कटेगा। साथ ही पूरी जमीन पर 17 प्राइवेट ट्यूबवेल है और 2 सरकारी ट्यूबवेल है और एक नहर भी निकली हुई है। अधिग्रहण हो जाने से किसान पूरी तरह से टूट जाएगा और उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार को ऐसी जगह भूमिगत ग्रहण करना चाहिए जहां की जमीन बंजर हो और उसकी जमीन को अधिग्रहण करने से किसानों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। बांदा में सावन के आखिरी सोमवार को शहर के बोमेश्वर मंदिर सहित बबेरू के मणिदाई मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। शहर सहित गांवों में स्थित अन्य शिवालयों में भी सुबह 4 बजे से ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजते रहे। बांदा जनपद के कैलाशपुरी स्थित बोमेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। भगवान को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से भक्तों को इंतजार करना पड़ा। लोगों ने अपनी बारी आते ही गुफा के अंदर बैठे शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और फल फूल चढ़ाए। इसके बाद लोगों ने अपनी मनोकामनाएं मांगी। पहाड़ के ऊपर जाकर सिद्ध बाबा के दर्शन कर अच्छा मौसम का लुत्फ भी उठाया लोगों ने। इसके अलावा शहर में बाकी मंदिरों में भी भक्तों का आना जाना लगा रहा। मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे से गूंजते रहे और उधर कालिंजर और बबेरू के मणिदाई मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। खप्तिहाल के महाकालेश्वर मंदिर भी लोगों ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों के लिए संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग वकीलों से सलाह लेने के बाद इस नए नियमावली को योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर देगा। इस प्रस्ताव में बुजुर्ग माँ बाप को परेशान करने वाली संतानों और रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को और आसान बताया जा रहा है। 30 दिन के अंदर संपत्ति से संतान को बेदखल किया जा सकेगा और इसमें पुलिस भी माता की मदद करेगी। जी हां, जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 बनाई गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर आधारित है, जिसकी नियमावली 2014 में जारी की गई थी। इस नियम के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण पोषण अधिकार का गठन किया गया है। ऐसे में राज्य में 7वें विधि आयोग ने पुराने नियमावली को उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं बताया था, जिसके बाद नियमावली के नियम 22
का 22 और 22 को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद इसमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान न रखने पर बच्चों या रिश्तेदारों को उस संपत्ति से बेदखल करने की प्रावधान की बात की गई है, जो वरिष्ठ नागरिकों का कानूनी अधिकार भी है। बेदखली के लिए आवेदन प्राधिकरण के समक्ष भी किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।